साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको 2025 का ही आउटलुक बताने की कर रहे हैं कोशिश। इससे पहले भी अगर आपने हमारे 2 एपिसोड्स देखे हैं तो हमने देश के नामी बिल्डर्स को अपने साथ जोड़ा, देश के नामी ब्रोकर्स को अपने साथ जोड़ा, देश के नामी एजेंसीज को अपने साथ जोड़ा जो कि रियल एस्टेट को कवर करती हैं और उन सब से एक आउटलुक रखने की आपके सामने हमने कोशिश की है। इसी कड़ी में ये तीसरा एपिसोड हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपका 2025 शुभ जाए, इसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और अलग अलग देश के बड़े बड़े ब्रोकर्स को जोड़कर, बिल्डर्स को जोड़ के आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हमने सदर्न इंडिया के भी कुछ ब्रोकर्स को और बिल्डर्स को जोड़ा, नॉर्थ इंडिया के भी रखा है और साथ ही जो वेस्ट में काम करते हैं उनके लिए भी रखा है। तो आज भी हम 3 लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। मेरे साथ होंगे आशीष कुकरेजा जो कि होमिसफाई के हैं। वो आपको बताएंगे कि ओवरऑल मार्केट कैसे आगे चल सकता है, 2025 में रियल एस्टेट में कितनी ग्रोथ आएगी, कहाँ पे आएगी, कितना अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन हमने स्पेशली आपसे पूछा है कि सेकंड होम बनाना हो तो कहाँ पे बनाएं, और इन्होंने कुछ कोविड की कैलकुलेशंस की हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही सौरभ गर्ग भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। नो ब्रोकर के को फाउंडर हैं ये, और आपको पता है कि नो ब्रोकर सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इनके पास काफ़ी अच्छी स्टडी रहती है, लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आके डिमांड रेज करते हैं, उससे काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आगे की ग्रोथ क्या है और किस सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब हम सौरभ से बातचीत करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी एक बातचीत ज़रूर होगी। साथ ही देश के वेटरन बिल्डर्स में से एक हैं जो हमको लगा कि 2025 के अंदर उनको जोड़ना ज़रूर चाहिए। उनके इंटेलिजेंस, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस हम सबके काम आए, इसलिए हमने नवीन रहेजा जी को, जो कि चेयरपर्सन है रहेजा डेवलपर्स के, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और वो भी कार्यक्रम में आए। और ये तीनों मेहमान आपको काफ़ी हद तक गाइड करेंगे, बताएंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, 2025 के अंदर रियल एस्टेट का मार्केट किस तरफ जा रहा है, उनसे कर रहे हैं बातचीत। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं, उस हेडलाइंस के बाद आप फिर इन तीनों मेहमानों की चर्चा को ज़रूर सुनिएगा। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 12 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंची। 2024 में 3,50,000 से ज्यादा घर बिके। 2023 के मुकाबले करीब 7% ग्रोथ थी ज्यादा। सिग्नेचर ग्लोबल का तीसरा बिजनेस अपडेट जारी हुआ। सालाना आधार पर प्री सेल्स में 120% की बढ़त देखने को मिली। कलेक्शंस में भी करीब 40% की बढ़ोतरी हुई। शोभा डेवलपर का तीसरा तिमाही में कमजोर बिजनेस अपडेट आए। कुल सेल्स वैल्यू करीब 29% घटी। वहीं अजमेरा रियलिटी का कलेक्शन 10% बढ़ा। बिक्री में करीब 60% का दिखा उछाल। बजट 2025 से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें। सूत्रों के मुताबिक घर खरीदारों को इंसेंटिव और टैक्स में मिल सकती है राहत। और भारत का पहला 1,000 करोड़ रुपए का लग्जरी रियल एस्टेट निवेश फंड लॉन्च हुआ। आस प्रॉपर्टीज और इंडिया सॉथबी इंटरनेशनल ने किया इसको लॉन्च। तो हेडलाइंस आपने जान लिया। अब जरा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नवीन जी से बातचीत करेंगे, नवीन रहेजा जी से। नवीन सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। 2025 की शुरुआत हो रही है, क्यों ना हम आपको पहले विश कर दें कि नए साल की आपको शुभकामनाएं, आप हेल्दी और वेल्दी बने रहें, और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप हमको थोड़ा और गाइड करेंगे। नवीन सर, पहले तो 2025 कैसा जाएगा रियल एस्टेट के हिसाब से? 2023-2024 के अंदर लोगों ने पैसा बनाया है, अच्छा पैसा बनाया है रियल एस्टेट से, चाहे फ्लैट हो, कॉमर्शियल हो, प्लॉट्स हो या एससीओ हो। अब आप 2025 को कैसे देखते हैं सर? सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊंगा, वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है इस टाइम पे, इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ। तो इसलिए इसलिए ये ग्रोथ स्टोरी जो होती है, ये सारी सेगमेंट्स के साथ ही होती है। और रियल एस्टेट जो होता है, रियल एस्टेट इज ऑलवेज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ड्राइवर होता है। और इंडियन जो स्टोरी है, ये एक फार्स स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी की स्टोरी है जो बिल्टअप है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है और जो एक्चुअल डिमांड है हाउसिंग का, वो एक आप कहें कि एक स्पेकुलेशन ड्रिवन है, नहीं, ये एक्चुअल डिमांड है। और इसलिए जो स्पेकुलेशन का थोड़ा इन्वेस्टमेंट का एंगल बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत आता भी है, और जो लोग करते भी हैं
इसलिए ये देखा गया है कि रियल एस्टेट में जब भी आज पैसा लगाया जाता है इस देश में, जितने भी, अगर आप ये बोले कि पिछले 40 साल में लोगों ने जो वेल्थ क्रिएशन किया है, वो लार्जली रियल एस्टेट से किया है। और अब जो है, द चीजें जो इस टाइम जो चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी का पोजीशन, और जिस तरीके से हमारे कंट्री में रियल डिमांड जो है वो पैदा हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स जो है उसमें डिमांड आएगी। जो लेटली हम ये देख रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, दैट इज बिकॉज कि आपकी सप्लाई जो है प्रेफरेंस से जो है, लोग लग्जरी सेगमेंट के अंदर जो है वो डेवलपर्स प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम लग्जरी सेगमेंट में करें तो जो इन्वेस्टमेंट है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, साइज ऑफ यूनिट्स है, और ओवरऑल ब्रांड इक्विटी है, उसमें बेटर बनती है। बट ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल डिमांड है, वो चाहे हम मिडिल क्लास में लेके आए, चाहे अपर मिडिल क्लास लाएं, लोअर मिडिल क्लास लाएं, अफोर्डेबल लाएं, और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लॉटेड में भी है, प्लॉटेड लाएं। तो हर जगह के ऊपर जो है इस कंट्री में इस टाइम वो डिमांड है। और अगर हम एनसीआर को देखें, एनसीआर में इस टाइम पर जो मास्टर प्लान्स हैं और लैंड है, वो ऑलरेडी अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच चुकी है। देयर इज नॉट मच सप्लाई ऑफ लैंड, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना आपका सप्लाई क्रिएशन नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल के रेट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इतने हाई हो चुके हैं कि प्राइसेस को वापस जाने का लिए कोई स्कोप नहीं है नीचे जाने का, आगे ही बढ़ेगा प्राइस। और 25 25 इज अगेन गोइंग टू बी ए वेरी गुड ईयर फॉर द रियल एस्टेट। 26 अगेन गोइंग टू बी ए वेरी गुड ईयर। 27 इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए वेरी गुड ईयर। तो अभी तो जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। इसमें ये है कि इसमें कौन कितनी जल्दी स्टेप इन कर रहा है, सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितनी अच्छी लोकेशन के ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है, जहां वो उसको असेस करे कि यस, इस एरिया का इकोसिस्टम जो है वो रियल डिमांड को देगा। नंबर दो, नंबर वन, नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें कि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कौन से एरिया में सबसे अच्छी डेवलप हो रही है। नवीन सर, एक क्वेश्चन और भी आपसे पता करना चाहते हैं, वो ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके इर्द गिर्द प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट 100% श्योर है। गुड़गांव उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इंफ्रा लाए, ग्रोथ हो गई। ऐसे ही नोएडा के अंदर हो रहा है। नोएडा के अंदर भी जेवर एयरपोर्ट खुल रहा है। क्या आप जेवर की तरफ मूव करेंगे? यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो सकती है? ये एक नया डेस्टिनेशन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर एक बार आपका टेक। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एरिया जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है, जेवर एयरपोर्ट। तो वहां पर भी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रही है और लोगों ने की है, दे हैव सीन वेरी गुड एप्रिसिएशन, बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है, और आगे आने वाले दिनों में भी होगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। हम्म। और उस टाइम के ऊपर जो है एंटायर वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ द एनसीआर जो फ्लाइट्स को कैटर करेंगे उसकी, वो सब लोग वहीं से मूव करेंगे। और जब भी कोई चीज, जब अल्टीमेटली जो है आज वर्ल्ड जो है वो सिर्फ दो चीजों से मूव करता है। लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट। वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल 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 के वी आर यूजिंग ए आईटी प्लेटफॉर्म्स नाउ एक्सेसिवली। आई थिंक ऐसा जो है पिछले, आज से 10 साल पहले, इवन 5 साल पहले आपने नहीं देखा होगा कि आज एवरीबडी इज ऑनलाइन। हम्म। दूसरा, जो फास्टेस्ट उसके साथ कंपेटिबिलिटी दे सकता है, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट में हम हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कनेक्टिविटी के अंदर जो है एयरपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। इवन बुलेट ट्रेन का बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले दिनों में। तो वर्ल्ड की जो जितनी फास्ट वर्ल्ड मूव कर रहा है, उसके साथ साथ जो उस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो अलाइन करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड कमिंग ईयर्स,
तो दैट इज रियली गोइंग टू क्रिएट, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये देखा है कि सिटीज ग्रो करते हैं, और जहां पे ग्रो करते हैं वहां के ऊपर वैल्यूएशंस भी बढ़ती हैं, एप्रिसिएशंस भी बढ़ती हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। हम्म। और जो ओल्ड एरियाज के अंदर ही अगर आप रहते हैं तो वहां पे कंपैरेटिवली नहीं होता है। हम्म। और जो जहाँ पे प्लॉटेड है, क्योंकि लैंड एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो डेप्रिशिएट नहीं कर सकता, हम्म। सिर्फ अप्रिशिएट कर सकता है। बिल्डिंग्स फिर भी डेप्रिशिएट कर सकती है, जी मेंटेनेंस जी। मांगती है, हम्म। बट lands are very good assets. You should invest in plotted developments, bro, अगर जनरली मुझसे आप पूछें तो, चाहे वो हम्म। कमर्शियल प्लॉट्स हों, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, तो वो तो फास्ट मूव करेंगे ही कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से। लेकिन उसमें एक चैलेंज रहता है, दैट इज हाउ टू मेंटेन द, उसका पोजेशन कैसे मेंटेन करना है। जी। तो दैट इज द चैलेंज, दैट इज वाई हाई रिस्क हाई रिटर्न उसमें रहता है। बाकी जो आप किसी भी सेगमेंट में इस टाइम रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लास इन इन फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स। लेट मी टेल यू, ये सबसे फास्ट रहेगा, सबसे सिक्योर्ड भी रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट को चुराया भी नहीं जा सकता। नवीन सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर। सरकार, आपको पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के इस पैरामीटर्स को छोड़ नहीं सकती। रियल एस्टेट की एक्चुअली ग्रोथ का पहला इंजन वो अफोर्डेबिलिटी था, अफोर्डेबल सेगमेंट था। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल सेगमेंट, मैं जो बात करूँ, इस बार बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है? डेफिनेशन चेंज होगी, लोगों को आदत बदलनी चाहिए, टिकट साइज चेंज होगा, कैसे रिलीफ देंगे टैक्स के अंदर? इस पे एक बार आपकी ज़रा जानकारी सर। देखिए, अफोर्डेबिलिटी में अगर रियल देखा जाए तो मैंने आपको ये बताया है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज्यादा हो चुकी है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा है, और इवन लाइसेंसिंग कॉस्ट एंड अदर थिंग्स जैसे वो ईडीसी आईडीसी हैं, या जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, वो भी कंपैटिबली, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट अगर इम्प्रूव कर रही है तो उसकी प्रो रेटा कॉस्ट भी बढ़ रही है। बट आई विल स्टिल से, अगर आप जितना भी अगर आप गुड़गांव के अंदर ही आप देख लें या नोएडा में भी देख लें, अगर आप उन एरियाज में जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई है, अगर वहाँ पे भी अगर आप लेते हो आज की डेट पे, इट इज गोइंग टू बी ए गुड इन्वेस्टमेंट। और जो नई जगह के ऊपर आप आएगा तो उसका अपना इकोसिस्टम क्रिएट करने में भी टाइम लगता है ना। तो इसलिए रेट तो वहाँ पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट राइट नाउ अफोर्डेबल सेगमेंट में हर बारी बजट के अंदर जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हैंड होल्डिंग करती है, और हमें उम्मीद है कि इस बारी भी करेंगे। और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के जो ज़्यादातर नॉर्म्स हैं, चाहे वो CLSS है या ओवरऑल डेंसिटी नॉर्म्स को उन्होंने बेटर कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आई थिंक द द पीपल, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ जो है फैमिली इनकम क्लब करके अगर आज वो ले सकते हैं और ले रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा फ्यूचर में रिटर्न इसके ऊपर आने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न ये है कि इसकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगी, और ये अपॉर्चुनिटीज शायद लाइफ में दोबारा नहीं मिला करती हैं। रियल एस्टेट जब आप ले लेते हैं, वो एनी टाइम अगर आपने ठीक बाय किया है तो अप्रिशिएट करता ही करता है। मे भी कुछ साइकिल छोटा सा कोई बीच में अगर आ जाए, जैसे अभी कोविड आ गया था, या रियल एस्टेट में हमने देखा इंडिया में बहुत सारी ओवर रेगुलेशन आ गई, बहुत सारी रेगुलेशन सडनली आ गई, तो उसका इम्पैक्ट आया, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। मिस्टर रेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। समय लगा आपसे, आपने हमने आप समय दिया अपना, और आपसे बातचीत करके हमको हमेशा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब मैं चलता हूँ सौरभ गर्ग के पास, जो कि को फाउंडर हैं और साथ ही CBO हैं नो ब्रोकर के। सौरभ, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बेहतर प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, अपनी डिमांड रेज करते हैं, काफ़ी हद तक जानकारी भी आपको देते हैं। तो आप मेरे को ज़रा बताइए कि 2025 किस तरफ हम जा रहे हैं? 2024 से बेहतर होगा रियल एस्टेट के लिए, खराब होगा, या फिर एक बबल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? तो देखिए, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 2 साल में हमने काफी ग्रोथ देखी है, बोथ इन प्राइसेस एज वेल एज वॉल्यूम्स। तो हमें, और अगर आप अभी भी देखेंगे तो बायर डिमांड काफी इंटैक्ट है। काफी बायर हैं जो इस टाइम मार्केट में है, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं।
तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि 2025 में भी वॉल्यूम मेंटेन रहेगी, वॉल्यूम में थोड़ा ग्रोथ दिखेगा। और प्राइस में मुझे लगता है कि इतना ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा सा एक रिस्क भी है कि प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं पिछले 2 साल में। अगर बहुत ज्यादा प्राइस में इन्फ्लेशन आया तो वो डिमांड को हर्ट कर सकता है। तो मेरे अंदाजे से कि प्राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, बट वॉल्यूम में थोड़ा सा आपको ग्रोथ दिखेगा। एंड जिस तरह का बहुत ही ज्यादा एग्जूबरेंस 2024 में दिखा कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं या फिर एक दिन में प्रॉपर्टी बिक रही है, आई थिंक वैसा माहौल नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब बायर्स का वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था वो थोड़ा कम हो गया है, तो बायर्स थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपना प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने में। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक द डिमांड इज देयर एंड जेन्युइन बायर्स हैं मार्केट में। तो ये साल अच्छा जाना चाहिए, एंड हमें इस साल में भी वॉल्यूम मेंटेन होता हुआ दिखना चाहिए। सौरभ, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट के अंदर किस सेगमेंट के अंदर हम ग्रोथ देखेंगे। आपने तो कई बार देखा ही है कि कमर्शियल के दाम जो है कई बार रेसिडेंशियल से भी ज़्यादा हो गए हैं, कई जगहों पर रेसिडेंशियल से ज़्यादा हो गए हैं। तो हम किस सेगमेंट में, किस क्लास के अंदर अभी भी अच्छी ग्रोथ और अच्छी वैल्यूशंस को देखते हैं। देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि रेजिडेंशियल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहीं पे हमें ज़्यादा एक्टिविटी होती हुई दिखेगी। रेजिडेंशियल मार्केट काफ़ी बॉयंट है उस हिसाब से। इसमें हमने, अगर आप देखेंगे कि ये भी देखा पिछले 1-2 साल में कि लग्जरी जो सेगमेंट था, जो कि 2-2.5 करोड़ से ऊपर का सेगमेंट था, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई। एंड एक अफोर्डेबल सेगमेंट था जिसमें हमने देखा कि उतना उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया। लेकिन अगर आप एक्चुअल डिमांड देखेंगे ऑन ग्राउंड, तो इस अफोर्डेबल सेगमेंट में भी डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई नहीं है। और अभी काफी ज्यादा चर्चा इस बारे में हो रही है कि कैसे अफोर्डेबल की सप्लाई लाई जा सके। कुछ नए फंड्स बने हैं जो अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफी लोग अभी अभी जब फिनेंस मिनिस्टर से भी मिले तो उन्होंने अफोर्डेबल सेगमेंट के बारे में बात करी। तो मेरे को लगता है कि ये 2025 में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है वो वापस उभर के आएगा। और वहां पे हमें नई सप्लाई आती हुई दिखनी चाहिए, कि क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं तो अफोर्डेबल सेगमेंट की डिमांड हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। इट्स जस्ट दैट कि सप्लाई वहां पे नहीं है, और काफी ज्यादा जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अभी बड़े घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, 1 करोड़ प्लस के घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन वहां पे जो 50 लाख से 60-70 लाख का जो सेगमेंट है, वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 में कई कई लोग नए आएंगे जो कि उस सेगमेंट को केटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे कस्टमर डिमांड है। सौरभ, एक आखिरी क्वेश्चन अफोर्डेबिलिटी को लेकर, अफोर्डेबल सेगमेंट को लेकर सरकार क्या करेगी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई सरकार थोड़ा सा टैक्स रिलीफ कर सकती है, डेफिनेशन में चेंज कर सकती है। तीसरा पॉइंट जो क्रेडाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आप एक मेन शहर के साथ में 25 छोटे छोटे और शहर बसा दो, लोग माइग्रेट ही नहीं करेंगे, एक जगह पर आएंगे नहीं, लैंड महंगी होगी नहीं वहाँ की। आपका व्यू पॉइंट क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को मैनेज करें, क्योंकि बिना अफोर्डेबिलिटी के, अफोर्डेबल सेगमेंट्स के रियल एस्टेट को लंबी रेस में चलाना मुश्किल हो सकता है। देखिए, इसमें यही होगा कि थोड़े से सबब ज्यादा डेवलप होंगे, कि लोग बोलेंगे कि हाँ, हम थोड़ा सा दूर जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अगर आप दिल्ली से शहर को ही देखें तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी एक नया जो रूट बनाया है, जो कि मेरठ और दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, कि 45 मिनट्स में आप वहां पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए सबर्ब्स में डेवलपमेंट होगा। और हमारी तो ये डिमांड भी रहेगी कि अफोर्डेबिलिटी का डेफिनेशन चेंज होने की काफी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इट कांट बी सेम फॉर ईच सिटी। सिटी लाइक मुंबई है, बैंगलोर है या हैदराबाद है, शायद वहाँ अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए एज कंपेयर टू मे बी व्हाट इज देयर इन अदर सिटीज। तो वो 45 लाख सब जगह के लिए सेम नहीं हो सकता। कुछ सिटी में शायद वो अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, शायद वो 60 लाख होनी पड़ेगी, 70 लाख होनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड दूसरा ऑफ कोर्स कि सबर्ब्स में ये डेवलपमेंट आएगा। सौरभ, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आशीष कुकरेजा से बातचीत करेंगे, होमिसफाई के एमडी हैं, उनसे हम ज़रा आइडिया लेंगे कि आखिरकार अब हम 2025 की तरफ कहाँ जा रहे हैं, अच्छी ग्रोथ की तरफ तो कहाँ पे,
और उनके पास कुछ कोविड की कैलकुलेशंस भी हैं, वो भी आपके सामने साझा करेंगे। बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। Principal partner, Signature Global, Realty, Reliability, Responsibility. In association with SBI, be scam safe. छुपा छुपी खेल रहे थे, बच्चे ने बाहर से लॉक कर दिया। हमारा है भी नहीं, बगल वाले मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का है। खुद पिक्चर देखने गए हैं, बच्चा यहाँ छोड़ गए हैं। घर के साथ अगल बगल की जिम्मेदारी विरासत में मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। सिग्नेचर ग्लोबल के एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स बने ही हैं सिर्फ आपके वास्ते। नो अगल, नो बगल, नो दखल। सिग्नेचर ग्लोबल। I will take you to Paris. पेरिस नहीं, पेरी। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी ना तुम्हारे इरादे की तक। मैडम इरादे कभी ऑफ नहीं होते हैं, टेक ऑफ करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम के गारंटीड रिटर्न से करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। I will take you to Paris. पेरिस नहीं, पेरी। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी ना तुम्हारे इरादे की तक। मैडम इरादे कभी ऑफ नहीं होते हैं, टेक ऑफ करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम के गारंटीड रिटर्न से करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब तक आपने दो मेहमानों को सुन लिया है। पहले तो मिस्टर नवीन रहेजा, जो कि रहेजा डेवलपर्स के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने आपको गाइड किया। उनकी तो लैंग्वेज बहुत साफ़ है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है वहाँ से बाहर ना जाएं, प्राइजेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। उन्होंने ये बात भी बताई कि अभी भी जेवर एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी गुंजाइश है। और उन्होंने एक बात और कही कि लैंड को अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो आप कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे। ये उनका अपना निजी एक्सपीरियंस भी है। उससे बाद हमने सौरभ गर्ग से बातचीत की, वो भी कह रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ आएगी 2025। आप बैंक में पैसा न डालें बल्कि रियल एस्टेट में ही रखें। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सरकार और बिल्डर्स को एक साथ आना चाहिए। अब हम बात करेंगे आशीष कुकरेजा से, होम एसफाई के हैं, और उनसे ज़रा आइडिया लेंगे कि एक्चुअली में वो क्या सोचते हैं 2025 के बारे में। आशीष सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। 2024 के मुकाबले 2025 कैसे जाएगा सर? देखिए, स्ट्रक्चरली जो रियल एस्टेट का एक कहते हैं ना, एक लंबे समय का जो साइकिल है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है। थोड़े थोड़े बम्प्स जरूर आते हैं किसी भी एसेट क्लास में, बट जो एक सिक्लिकल जो एक मूवमेंट दिख रही है सेक्टर में, वो 2025 में भी आगे बढ़ेगी। जरूर थोड़ी सी रैशनल एक्सपेक्टेशन होंगी, प्राइस हाइक काफी हुए हैं पिछले 2 साल में, और जो आप लेट्स से फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट किन्हीं रीजन्स में 14-15% तक के स्पाइक देखे, वो शायद रैशनलाइज होकर 7-8% होगा। और वो जरूरी भी है क्योंकि काफी जगह पे ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो इम्पैक्ट भी आता है। तो आई थिंक आप ये मान के चलिए कि 2025 में आपको 8 से 10% इन गुड एरियाज आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा डिम्पी जी, क्योंकि रेंटल यील्ड्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो जिस करके जो एंड यूजर डिमांड है वो भी और अग्रेसिव होगा और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी रिन्यू होगा। आशीष भाई, किस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखें? कॉमर्शियल्स में, रेसिडेंशियल्स में,
वर्क स्पेस के अंदर, को लिविंग के अंदर, फ्लैक्स स्पेस के अंदर, किसके अंदर अच्छी ग्रोथ दिखेगी? देखिए, दोनों जगह इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कमर्शियल में भी आप देखिए थोड़ा सप्लाई और डिमांड का मिसमैच रहा, जिस करके रेंटल यील्ड स्ट्रांग रहे हैं। और बस एक ही बात है कि अब सब रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रांग है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑप्शंस भी खुल रहे हैं कमर्शियल स्पेसेस के लिए। तो वो थोड़ा चेक में तो है, लेकिन अच्छे एरियाज में जरूर डिमांड स्ट्रांग है। लेकिन रेजिडेंशियल में जो आपने रेंट की बात करी, उसकी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वहां पे लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के पास रहना चाहते हैं और कनेक्टिविटी सेंट्रल लोकेशंस चाहते हैं। तो लिमिटेड सप्लाई एंड जो आपके रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से आई थिंक रेजिडेंशियल में आपको जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। आशीष, एक लास्ट क्वेश्चन और है, अगर मान लीजिए एक सेकंड होम बनाना हो, इंडिया से बाहर बनाना कितनी समझदारी है? क्योंकि ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, यूके है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आजकल लोग माइग्रेट होते हैं। जी, आई थिंक देखिए, जो रियल एस्टेट का एक पोस्ट कोविड जो मूव आया था, जो एक पेंट अप डिमांड, एंड यूजर डिमांड, वो थोड़ी अब वही वाली जो बाइंग है वो अब थोड़ी ताकि सेटल हुई है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने भी साइकिल्स को थोड़ा लंबा होते हुए देखा है। जो कंज्यूमर्स हैं, जो डिसीजंस हफ्तों में ले रहे थे, अब वो महीनों में कन्वर्ट हो गया। इट क्लियरली शोज कि वो वाली डिमांड अब निकल गई है, जिसकी आपको इम्पैक्ट दुबई में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में, एक्चुअली हर जगह दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जहां पे रियल एस्टेट में इन सालों में, पोस्ट कोविड वाले ईयर्स में, तेजी देखने को नहीं मिली। अब वो डिमांड थोड़ी सेटल हो गई है, तो मुझे लगता है कि हर जगह आपको ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगा, अनलेस कोई ऑड वन आउट मार्केट है जो बिल्कुल बीटन डाउन था, बिल्कुल ही सोल्ड आउट था। और जैसे चाइना है, उन इन मार्केट्स में प्रोबेबली कोई नई एक रिन्यूड मूवमेंट बन सकती है। बट आई थिंक अदरवाइज ये सारी मार्केट्स एवरग्रीन है। दुबई डेफिनेटली लुक्स इवन नाउ प्रॉमिसिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, आपका भी थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो 3 मेहमानों का और आउटलुक आपके सामने रखा, कुल मिला के अब तक 10 से ज़्यादा मेहमानों का हम आउटलुक आपके सामने रख चुके हैं, ताकि आपको पूरा विजन समझ में आ जाए 2025 का। लबोलबाप सारी बातों का यही है कि 2025 में अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बैंक की एफडी से ज़्यादा कहीं पैसा अभी भी रियल एस्टेट के अंदर मिल जाएगा। कमर्शियल्स में गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, आप चाहें तो देश के बाहर भी पैसा लगा सकते हैं। दुबई जैसा मार्केट आपको काफ़ी ल्योर कर रहा है, वहाँ पर भी पहुँचा जा सकता है। और एक और बात जो मिस्टर रहेजा आपको बता के गए हैं कि लैंड में ज़रूर पैसा लगाइए। लैंड एक स्केयर रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज के दाम अब नीचे नहीं गिरेंगे, इसलिए दाम बढ़ेंगे या तो रुकेंगे, गिरेंगे नहीं। ये बात उन्होंने बहुत पते की है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।